नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा यूपीएसआई के सिलेबस के बारे में। उसकी रणनीति क्या होनी चाहिए जिससे कि आप पूरा का पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर कर सकें। मैं अगर उसमें बात करूं, यूपीएसआई के सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में अगर बात की जाए तो हर सेक्शन में 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 क्वेश्चन आपके मैथ के रहेंगे, 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे, 40 आपके आईपीसी सीआरपीसी और 40 नंबर में आपका हिंदी आता है। जो एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है तो 40 ये मल्टीप्लाई अगर 2.5 किया जाए तो ये 100 नंबर का एक पोर्शन बनता है, तो 400 नंबर का टोटल पूर्णांक बनता है। 400 नंबर में आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नंबर को कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैथ है तो मैथ में आप 40 में से 40 क्वेश्चन कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने सही तरीके से चीज़ों को समझा हुआ है तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से उसको कर पा रहे होंगे। 40 क्वेश्चन अगर मैथ में अगर बात की जाए तो ये 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। जो यूपीएसआई का सिलेबस है तो 40 क्वेश्चन आते हैं। 40 तो आपके मैथ्स के आते हैं, 40 आपका रीजनिंग का हो गया और 40 नंबर में आपका हिंदी हो गया और 40 नंबर में आपका आईपीसी सीआरपीसी और आपका कॉन्स्टिट्यूशन संविधान और जीके, ये आता है 40 नंबर का। अगर इस मैथ की बात करें तो 40 क्वेश्चन इसके 40 क्वेश्चन यानी 160 क्वेश्चन आते हैं टोटल, और एक क्वेश्चन आपका कहता है 2.5 नंबर का। कितने का? 2.5 नंबर का। तो इसको कैसे नंबर को कलेक्ट कर सकते हैं? कलेक्ट ही नहीं नंबर को, या आप यूपीएसआई में रैंक ला सकते हैं सही तरीके से। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ही इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर मैथ की अगर बात करें तो मैथ में आपके फुल में फुल आ जाते हैं। रीजनिंग की अगर बात करें तो 1-2 नंबर होता है इधर उधर जो परेशान करता है, वो भी मिसिंग नंबर वाला। मिसिंग नंबर में अगर दिमाग लग गया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अगर अच्छी भयंकर तरीके से प्रैक्टिस पे है, आपने उसी टाइप का सवाल कर रखा है तो वो बन जाता है, ठीक। तो 1-2 नंबर इधर उधर हो सकते हैं इसके। हिंदी का है तो हिंदी में भी इधर उधर 1-2 नंबर हो सकते हैं। वो कौन से? रचनाओं वाले। जो रचनाएँ आती हैं, कोई ऐसी रचना आ गई, अगर पढ़ा हुआ आ गया तो बन जाएगा, वरना उसको हमें छोड़ना पड़ता है क्योंकि। और बाकी जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आता है तो आपसे बन जाता है। इसी प्रकार आईपीसी सीआरपीसी की अगर बात करें तो आईपीसी में अगर बात करें तो इसमें आपके 23 अध्याय हैं, यानी 23 टॉपिक हैं इसमें, जिसमें से 511 धाराएं दी गई हैं। 511 धाराओं को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। पहले धारा में क्या है, कौन कौन से अध्याय में सबसे ज़्यादा राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस चैप्टर 4 से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एनालाइज किया था 1991 से 2017 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, तो मैंने उसको एनालाइज किया है कि कैसे कैसे अब क्या पैटर्न बदला है, पहले क्या। तो सबसे ज़्यादा कौन कौन सी सेक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, सब नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बार सबको पढ़ना जरूर है कि आपको पता तो चलेगा कि अगर जो है तो पनिशमेंट से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस है, निजी सुरक्षा का अधिकार है, कैसे ले सकते हैं, ये सब चीज़ें इसमें दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में है तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा सवाल नहीं आएगा कि बताओ ये आर्टिकल है, कभी कभार आ जाता है धोखे से, वरना इसमें सबसे ज़्यादा वाद आते हैं। बताता है शंकरी प्रसाद वाद क्या होता है, केशवानंद भारती बनाम क्या होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिट्स कौन सी होती हैं, उत्प्रेषण क्या होता है, क्वावारंटोआ क्या होता है, मतलब उसमें रिट पूछे जाते हैं जो 5 प्रकार के दिए गए हैं। बंदी प्रतिरक्षीकरण क्या होता है, मतलब संविधान का जो क्वेश्चन है वो बहुत सही तरीके से भाषा को उलझाते हुए आता है, वो नहीं पूछता है 3-4। जैसे आपने देखा होगा पीसीएस का एग्जाम आप देते हैं तो उसमें जो है 3-4 वो दे देता है कि इसमें से कूट भाषा की इसमें से कौन सा कथन सत्य है, इस तरीके से इसमें भी देता है। तो इसमें आपको तभी क्वेश्चन बनेगा, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं तो आर्टिकल 2032 अगर मसक दो, तो ऐसा नहीं है। उसको पता होना चाहिए, बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन को डील करता है, यानी भाषा का कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ रखा है तो तब ये कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनेगा। इसमें आता है आपका जीके। जीके में अगर बात करें तो 1-2 क्वेश्चन आपको यूपी जीके से मिलते हैं। तो यूपी जीके में है तो आपको सही तरीके से उसको पढ़ रखना है कि मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, एनसीआर में कौन कौन से बाउंड्री लाइन बनाते हैं, मतलब बेसिक जानकारी बहुत ही आवश्यक है। कभी वो छोटे छोटे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यहाँ की राज्य की भाषा क्या है, मतलब ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। मैं एक एक को बात करता हूँ कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें कौन कौन टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं अगर बात करूँ तो परसेंटेज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। इस परसेंटेज से हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस से हो गया, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपका सीआई हो गया, एसआई हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड सिस्टम हो गया। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और
इसके बाद एडवांस मैथ में अगर बात की जाए तो आपका 2D से भी क्वेश्चन बनता है और 3D से भी क्वेश्चन बनता है, ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन पूछते हैं, लाइन एंगल वाले बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे विशेष बड़ी बात ये है कि आपको किन टॉपिक को और पढ़ना है अलग से जो किताब में नहीं दिए रहते। जैसे आपको प्रायिकता पढ़नी है, प्रायिकता वाला क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन आता है, पर जो आप क्रमचय संचय बोलते हैं तो क्रमचय संचय वाला भी क्वेश्चन इसमें आता है, तो क्रमचय संचय को आपको ध्यान में देना है। इसके बाद आपका सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन बनता है, आपने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छी तरीके से इसको पढ़ा होता है, सेट थ्योरी कैसे यूनियन कैसे निकालते हैं और जो है इसका इंटरसेक्शन कैसे निकाल, मतलब जो है बहुत ज़्यादा ये आप लोगों ने अगर इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है इसका। वो कुछ नहीं होता प्रोबेबिलिटी वाला, एक सिक्के को उछाला जाता है तो हेड और टेल आने की, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जो है एक आदमी है और उसकी वाइफ है, उसके में चुने जाने की, दोनों की चुने, एक हस्बैंड की चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है, उसकी वाइफ की चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है, तो दोनों की चुने जाने की प्रायिकता कितनी, मतलब ऐसा क्वेश्चन उसमें डील होता है। तो वो तब बनेगा जब आपको बहुत सब तरीके से हर कॉन्सेप्ट आपको सही तरीके से पता होगा। तो ये 3 पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। यूपीएसआई की बात करें, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका जैसे हो गया डायरेक्शन हो गया, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है, ब्लड रिलेशन से बनना है, कथन निष्कर्ष से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और इसमें क्या होता है, मैंने देखा है कई सारे टीचर जो है क्या करते हैं कि वो वेन डायग्राम से बनाते हैं तो उससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। बैंक वाला क्वेश्चन आता है इसमें बहुत सही तरीके से, 2-3 नहीं आते इसमें जो है, अगर कथन दिया जाए कभी कभी 5 क्वेश्चन आते हैं कथन दे रखकर, तो उसमें गलत होता है। उसमें जो है एक नियम होता है, बैंक वाला रूल लगाना होता है, उसमें AEIO यानी सम को आल पढ़ा जा सकता है, मतलब वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तब ये क्वेश्चन 100% क्लियर होता है। इसके बाद आपका है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन बनता है। इसके बाद आपका इनपुट और आउटपुट अलग से टॉपिक है, इसको इसमें पढ़ना है, ये 2 ही में आता है इनपुट आउटपुट, एक तो बैंक में पूछा जाता है और एक यूपीएसआई में, इसके अलावा कहीं नहीं पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट। इसमें कभी कभार 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो ये छोटे छोटे मिसिंग नंबर हो गए, ये आता ही आता है। आपका दर्पण प्रतिबिंब हो गया, मिरर इमेज हो गया, वाटर वाला भी पूछ लेता है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो रीजनिंग में आपको सही तरीके से किस पर काम ज़्यादा करना है, कथन निष्कर्ष पे ज़्यादा काम करना है और इनपुट और आउटपुट पे सबसे ज़्यादा काम करना है। इन 2 टॉपिक पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, कथन निष्कर्ष और इनपुट और आउटपुट पे। मैथ में अगर बात करें तो आपको प्रायिकता में सबसे ज़्यादा सेट थ्योरी हो गया और क्रमचय संचय, इन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसको मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा क्रमचय संचय का और प्रायिकता वाला, तो उसमें मैं आपको ये डालूंगा। इसके बाद इनपुट आउटपुट भी समझाऊंगा। इसके बाद ये कथन निष्कर्ष वाला भी समझाना है। कैलेंडर वाला भी ऐसे में काम नहीं चल जाता है कि कैलेंडर वाला वो कोड याद करवा दिया, उसमें ऐसे काम नहीं चलता है। उसमें पूछता है भयंकर तरीके क्वेश्चन आता है कि बताइए जो है कि अभी जो है तो अगर 2020 चल रहा है, 2020 का कैलेंडर किसके साथ सेम होगा, अगर उसका सेम हो गया तो अब उसके पीछे वाला कितने साल पहले वाला, मतलब क्वेश्चन को सही तरीके से डील करता है। जो भाषा होती है ना उसको भयंकर तरीके से जो है तो उलझा के आपके सामने फेंकता है, उसको आपको समझना होता है। इसके बाद मैं अगर हिंदी की बात करूं तो हिंदी में ज़्यादा कुछ नहीं है, रचनाओं पे सबसे ज़्यादा काम करना है। जो रचनाएं हैं आपकी पर्यायवाची हो गए, विलोम शब्द हो गए, इनको याद करना है। बाकी का कॉन्सेप्ट है उसको समझना है कि भाषा का इतिहास क्या होता है। भाषा से अगर उठाते हैं आपकी संविधान में कब कितनी भाषाएँ थी, संविधान जब जो बना हमारा हिंदी भाषा कब से अपनाई गई, 14 सितंबर 1949 से, इसलिए 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। कभी कभार ऐसा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन पूछ लेता है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस को बनाया जाता है। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभार अगर पूछ लिया जाएगी तो वो चीज़ें पता होनी चाहिए। संविधान में कितने भाग में है, तो भाग 17 में दिया गया है। किस आर्टिकल में 343 से 351 तक है, किस शेड्यूल में अनुसूची में है, तो वो है आपका 8वीं अनुसूची में है। ठीक, तो पहले कितनी थी, 14 थी, 8 और जोड़ी गई तो अब टोटल 22 भाषाएं होंगी। कौन कौन सी थी आपकी पहले जोड़ी गई थी, कौन सी सिंधी, 21वें संविधान संशोधन हुआ तो 1967 को। फिर इसके बाद जो है तो होता है 92वां संविधान संशोधन होता है। कब ये होता है, वो जो है आपका 1992 में होता है। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ होता है, तो वो होता है कब, ये होता है आपका 2003 में। उसमें 4 जोड़ी गई थी। जब एक 92वां संविधान संशोधन होता है तो उसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो वो कौन कौन सी थी, वो थी 71वां संविधान संशोधन। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चा कि जो है इसमें कौन कौन सी भाषाएं थी। पहले आड़ थे, इसके बाद
सॉरी 14 थी, फिर 8 और जोड़ी गई। 8 कौन सी थी? पहले सिंधी थी। 21वां संविधान संशोधन 1967 को सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, इसमें 3 जोड़ी गई थी, नेपाली, मणिपुरी, कोकरी। इसके बाद आता है आपका कौन सा? 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, यानी इतनी भाषाएं थी जो जोड़ी गई। ठीक, तो मतलब आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, दिमाग में सेट होनी चाहिए, हमेशा याद होनी चाहिए कि कब से कब क्या हुआ है। 391 में जो है तो भाषा को प्रचार प्रसार है, मतलब ये चीज़ें याद करने वाली हैं। इसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है तो आप तुरंत वर्णमाला में आते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, तालु से कौन से, वत्सल्य व्यंजन कौन से, द्विगुण कौन से होते हैं, आपके संघर्ष स्पर्शी कौन से होते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इससे ऐसे संधि हो गया, समास हो गया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय, क्रिया, निपात, यानी बहुत ही अच्छी तरीके से उपसर्ग हो गए, ये बहुत ही अच्छी तरीके से, ये में कुछ ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अगर ये चीज़ें आपको पता है कॉन्सेप्ट हिंदी का, तो आप बहुत विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, क्योंकि हिंदी है तो उसमें तो आपको पता है। अगर आगे कि बताओ सदा प्लस ए में कौन सी संधि है, तो आपको पता नहीं है तो कहाँ से आप बता पाओगे? सदैव होता है वृद्धि संधि के एग्जाम्पल आपको पता है, सदा प्लस ए आके बाद ए आ जाता है तो 2 मात्रा वाला बनता है। तो अगर आपको चीज़ें पता है तो बहुत जल्दी से डील कर पाएंगे। इसके बाद ये रचनाओं पे इसमें सबसे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि इसमें रचनाएं बहुत ज़्यादा आते हैं, तो रचनाएं कभी कभार पूछ लेता है, तो ये रचनाएं अगर याद हैं तो 1-2 क्वेश्चन इस रीजनिंग का इधर उधर हो सकता है, बाकी का है तो इस पे सबसे ज़्यादा काम करना है। कथन, निष्कर्ष और इनपुट। और सीआरपीसी में बात करें तो सीआरपीसी में मेंस रिया क्या होता है, एक्टस रिया क्या होता है, कोई क्राइम कैसे बनता है, सिविल लॉ क्या होता है, आपका क्रिमिनल लॉ क्या होता है, सीआरपीसी क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्स क्या होता है, मतलब कोड क्या होता है, ये कब से लागू हुआ, 1800 आईपीसी 1860 ही क्यों लिखते हैं, कब से लागू हुआ, 1 जनवरी 1860, इसके पिता कौन थे, कब से, तो मैकाले साहब के यहाँ से चला आ रहा है, उस समय कानून क्या चलता था, फिर जहांगीर आया, फिर कैसे कैसे कानून बना है, तो वो सब चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पता होनी चाहिए। कौन जिले में अपराध क्या होता है, संज्ञेय, बिना वारंट के अगर असंज्ञेय अपराध क्या होता है, पुलिस कैसे गिरफ्तार कर सकती है, 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है, उसके कुछ रूल हैं। आप जनहित याचिका कैसे दायर कर सकते हैं, PIL कैसे दायर कर सकते हैं, कौन कौन आर्टिकल के तहत होती है, सुप्रीम कोर्ट में दायर करते हैं तो आपका आर्टिकल 32 काम करता है, 226 जो है तो हाई कोर्ट में काम करता है। मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें तो आपको अगर बात करूँ तो 25 तो एक्ट हैं इसमें, आप चाहे कहीं से भी उठा लो। जैसे आप जो है आपका ये जनहित याचिका हो गया, जनहित याचिका के बाद जो है तो आपका आता है मानव अधिकार अधिनियम आता है, इसके बाद आपका ये SC एक्ट आ जाता है 1989 वाला, फिर आपका पर्यावरण अधिनियम 1961 हो गया, मतलब तो 1986 हो गया, महिला वाला आ जाता है आपका दहेज प्रथा 1961 हो गया। मतलब बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्ट हैं। आप अगर उसको ध्यान में अगर दो तो इनको 20 प्रकार के एक्ट हैं। जो वेनाइल क्या होता है, पॉक्सो क्या होता है, लार एक्ट क्या होता है, लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है। मतलब आपको चीज़ें पता हैं तब सही तरीके से, इसलिए एक बार सब कुछ पता होना चाहिए। CRPC की बात करें तो इसमें 37 अध्याय हैं इस CRPC में और 484 धाराएं हैं इसमें, 56 प्रकार के तो फॉर्म होते हैं। मतलब जब वो चीज़ें पता होंगी सही तरीके से तब तो आप वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना। आप अगर एक बार पढ़ा होता है सही तरीके से, बार बार रिवीजन करना है उसको, कई बार उसको, जैसे आपको क्वेश्चन आ गया बताओ एक्टस रिया क्या होता है, एक्टस रिया के बारे में क्वेश्चन आता है कि बताओ, तो मतलब बहुत भयंकर तरीके से क्वेश्चन, ये नहीं कि इसमें IPC की 4 धाराएं याद कर ली तो 376 किस्में 302 किस्में आता है। मतलब ऐसे में काम नहीं चलने वाला है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। आपका राइट टू प्राइवेट ऑफेंसेस है, चैप्टर 4 में दिया गया है, इसके पहले चैप्टर 3 है तो उसमें पनिशमेंट के बारे में दिया गया है। तो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा रोल है IPC CRPC का। लोग क्या करते हैं, वो तुरंत जो है तो भीमराव अम्बेडकर के फूफा बन जाते हैं, तुरंत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाने लगे, उन्हें पता ही नहीं यार वाद आते हैं उसमें। वो पढ़ाओ जो बच्चों का आता है। संगरी प्रसाद वाद क्या था, केशवानंद भारती बनाम आया, इसके बाद इनमें बीच में कैसे डिस्कशन हुआ, मतलब इसके जो है कॉन्सेप्ट आता है, इसका वाद क्या होते हैं, इनने क्या कहा, ऐसे वाद आते हैं। 1971 वाला वाद क्या था, 1900, मतलब ऐसे वाद आते हैं, उसको पढ़ाइए बच्चों को तब कुछ हो पाएगा। तो मैंने ये भी कहता हूँ कि आप जो है इसको पढ़िए सही तरीके से, ठीक।
तो बाकी का है, आप अगर इसमें चाहें तो बहुत अच्छी तरीके से रैंक भी ला सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, अगर आपको एक एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ते जाइए, परसेंटेज में कैसे कैसे सवाल, और प्रैक्टिस जरूर करिए। 1991 से 2017 तक जितने पेपर आए उनको एनालाइज करिए, ये देखिए कि हमारा स्कोर कितना जा रहा है, अब हमें किस पे काम ज़्यादा करना है। डेली के एक सेट लगाइए, फिर देखिए कि जीवन में क्या निखार आता है। ठीक, आप जो है ना लगातार मेहनत करते रहेंगे ना, एक समय आएगा कि बहुत अच्छी तरीके से, अभी वैकेंसी नहीं, अभी कुछ पता नहीं कब तक है, जब तक मेहनत कर लो यार, मेहनत कर लेंगे ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आगे निकल जाएंगे। लोग अभी ना इधर उधर लगे हैं वैकेंसी आएगी तक, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत सारे। क्या तुम मेहनत नहीं कर रहे हो? क्या आप लोग मेहनत नहीं कर रहे हो? बिल्कुल कर रहे हैं, वो सब लगे हुए हैं। कब उन्हें इंतजार है कि कब वैकेंसी आए, आराम से चुपके से हो जाए। ठीक, क्यों उसको जो है तो पड़ोसी को इंतज़ार कराए रहे हो कि वो फेल हो जाए? आपका पड़ोसी भी इंतज़ार कर रहा है कि कब ये फेल हो तो हम ताली बजाएं, तो उसको मौका ही ना दो यार, लगातार मेहनत करिए आप। हैं, देखते हैं एक दिन वो पड़ोसी आपका पागल वाला बोले तो मुझे तो ये पहले से ही पता था कि एक दिन ये अच्छा ही वो करेगा। मुझे तो पता था कि ये कुछ बड़ा करने वाला है, वो उसके अंदर से ऐसा निकालो। ये नहीं कि यार वो तो बाकी जो है तो पड़ोसी भी आपका है आपके असफल होने पे हंसे, तो ये सब नहीं। इस बार इतनी मेहनत करो, सबसे ज़्यादा गोल्डन टाइम में चल रहा है, मैं आपसे बताऊँ। अब ऐसा मौका नहीं, इतना डिजिटल, आप पता है कि डिजिटल चीज़ें इतनी हैं, ऑनलाइन ज़माना आ चुका है। पहले रिचार्ज करवाने जाते थे ना तो 20 दुकानें मिल जाती थी, अब कोई नहीं, गूगल पे से मसक देते हैं तुरंत अपन रिचार्ज हो गया। हर चीज़ ऑनलाइन है, अब कुछ नहीं वाला। शिक्षा के क्षेत्र में इतनी कोचिंग चलती थी, हर उसमें सब बंद होने वाली है कुछ समय बाद। आप देखेंगे सिर्फ वो ऑनलाइन ज़माना आ गया है, घर में बैठ के आराम से तैयारी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा होगा सब पूरा का पूरा ऑनलाइन। आप देख रहे होंगे पहले टैक्सी भी था, दिल्ली की बात देख लो, ओला और ऊबर चलता था, ओला और ऊबर आ गए जब से, आराम से मोबाइल में जो है लोकेशन तुरंत सेट हो जाती है, एक आदमी बना दिया, पूरा का पूरा चल रहा है ओला ऊबर ना। कोई टैक्सी का ज़माना का जो हो गया, मतलब जो है आप समझ लो कि कुछ समय बाद ये जो है, जैसे उनने बताया था ना, लेमार्कवाद ने एक उत्परिवर्तन वाला वाद बताया था कि कुछ समय बाद वही जीवित रहेगा जो इसको हर परिस्थिति में घुल जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं, आप लगातार बने रहिए और मेहनत जरूर करते रहिए। जो मैंने आपको पढ़ाया है ना, ये मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इसको ऐसे कर लीजिए। आईपीसी सीआरपीसी को पूरा का पूरा यार समझ डालो, पूरा का पूरा क्या होता है, एससी एसटी एक्ट क्या होता है, उसमें कौन कौन से सेक्शन है, कोई विशेष बड़ी बात नहीं, इंसान ही सब कुछ करता है। ठीक, एक समय आएगा जो है तो मैं आपको बताऊंगा जो है कुछ समय बाद। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं करता हूँ, इसी बोर्ड मैं हूँ और ये बोर्ड है, आने वाले समय बताएगा। ठीक, धीरे धीरे कि यहीं से ना पूरे क्वेश्चन दिखा दिया तो बताना, आने दो उस पेपर को। ठीक, नस्ते नाबूद कर देंगे। कहते हैं क्यों भरोसा करता है गैरों पर, जब चलना है तुझे खुद ही अपने पैरों पर। तो जब आपको ही मेहनत करनी है तो यार दूसरे पर नहीं, दूसरा क्या कर रहा है उस पर नहीं, अपना ये रिलेशन एक तरफ रख दो कुछ समय के लिए, फिर देखो, फिर जो है सिर्फ अपना ध्यान दो पढ़ाई पे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका काम है पढ़ाई करना। जब आप सही तरीके से सक्सेस हो जाएंगे ना, 20 यार दोस्त बन जाएंगे। नहीं, कोई नहीं पूछता है दुनिया में, दुनिया बहुत स्वार्थी है। ठीक, इसलिए मैं कहता हूँ लगातार मेहनत करिए। ठीक, और अगर नहीं कुछ हो पाएगा तो पता है लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे यार उससे तो कुछ हो नहीं पाया। ये चीज़ें जो है सब पे लागू होती हैं ना, तो वो मौका ही ना दो यार, अभी बहुत ज़्यादा मौका है। आप लगातार मेहनत करिए, कुछ समय बाद देखिए क्या जीवन में निखार आता है। लगातार जब मेहनत करते रहेंगे सब कुछ अच्छा होगा। ठीक, कहते हैं ये मत सोच कि तू अकेला है, बल्कि ये सोच कि तू अकेला ही काफ़ी है। ठीक है, तो ये अपने को कभी महसूस नहीं होने देना, ये सोचो कि हम अकेले ही काफ़ी हैं। लगातार मेहनत करते रहिए, देखो पे बस। तो मैं आपसे यही कहना आया था कि आप जो है एक मोटिवेशन था समझिए, ये एक सलाह मानिए कि इसको लगातार पढ़ते रहिए। दिमाग में सीरीड चलनी चाहिए। मान लो कि आप अगर हिंदी भी पढ़ रहे हो ना, तो हिंदी में अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ से आपको सब पता होना चाहिए कि कितनी बोलियाँ हैं, 5 प्रकार की हैं। पश्चिमी हिंदी होती है, क्या होती है, पूर्वी, पश्चिमी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक, तो आपका जो है तो मतलब ये पूरी की पूरी पता होनी चाहिए हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर कितनी बोलियाँ होती हैं, कन्नौजी क्या होती है, ब्रजभाषा क्या होती है, मतलब उसके अंदर कितनी आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या आती हैं, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं, कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, मैथिली संथाली डो। मतलब ये आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पता होनी चाहिए, तब तो मज़ा आता है। पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आते हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मतलब ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पता होनी चाहिए। मगर कुछ समय बाद इसका ये आपको दिमाग में चलनी चाहिए अगर आपको पता है। इसके बाद आप अगर स्टार्ट हो जाते हो, जैसे मैं मान लो थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक वो समझाता हूँ।
ठीक, समझना कैसे पढ़ना है। वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी समझ लो यार, हैं, समझना कैसे। आपसे अगर कोई पूछे तो ऐसा लगे कि ये तुम ही आर्यभट्ट के फूफा हो, ठीक है, समझो। पूरा का पूरा आप बता दो। जैसे हिंदी पढ़ते हो तो हिंदी भी है, तो हिंदी कहाँ से आई है, हिंदी भाषा संविधान के किस भाग में है, तो भाग आपका 17 है। तुरंत पूरा का पूरा किस अनुसूची में है, तो अनुसूची है इसकी 8वीं अनुसूची में है। इसके बाद कौन सा आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 343 से 351 तक है। मतलब ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बहुत डिटेल में। इसके बाद शुरू में कितनी थी, शुरू में 14 भाषाएँ थी, फिर कितनी जोड़ी गई, 8, टोटल कितनी हो गई 22। कौन कौन सी जोड़ी गई, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1967 में, तो कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। इसके बाद आपका हुआ कौन सा, इसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन होता है, कौन सा 71वां, ये 1992 में होता है। कब, 1992 में। तो नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी ये भाषाएं जोड़ी गई। फिर आता है 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4, 3, 7, 1, 8, तो टोटल हो गई कितनी। मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बोली क्या होती है, भाषा, संस्कृत की आदि जन्य सभी भाषाएं यहीं से निकली हैं, संस्कृत से निकली है। संस्कृत पाली आई, फिर प्राकृत आई, अवध, सौरस्वनी, अभ्रंश आई। मतलब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए बहुत सही तरीके से डिटेल में, ठीक। तो आज मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है क्योंकि मुझे हल्का सा जुकाम है, तो इसलिए देखते हैं अगर टाइम मिलता है तो वर्किंग टाइम का वीडियो डालेंगे। जिन बच्चों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।